हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिनॉल चैप्टर को कवर कर रहे थे। फिनॉल चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में हमने देखा था डाउस प्रोसेस के द्वारा फिनॉल कैसे बनाते हैं। उसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म को भी कवर किया था और उसमें देखा था मैकेनिज्म में कि बेंजाइन जो होता है वो इंटरमीडिएट के फॉर्म में बना करता है ना। उसके बाद हम लोग क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा ये भी कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को आज हम लोग कवर करेंगे। देखो जरा, ये आपका फिनॉल होता है। अब ये फिनॉल एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक का मतलब क्या? जो H+ देते हैं। ये फिनॉल H+ देता है, इजिली H+ देता है। अब बात ये आती है कि फिनॉल ये H+ देता ही क्यों है? ये जो फिनॉल है वो H+ को डोनेट ही क्यों करता है? एसिडिक नेचर शो क्यों करता है? जबकि इसका ये जो OH, फिनॉल में भी OH होता है ना, और एल्कोहल में भी OH होता है, जबकि एल्कोहल जो होता है वो एसिडिक नेचर को शो नहीं किया करता है। ऐसा क्यों होता है कि फिनॉल में OH ग्रुप एसिडिक होता है जबकि एल्कोहल में OH ग्रुप एसिडिक नहीं हुआ करता? फिनॉल का OH ग्रुप इजिली H+ को डोनेट करता है, जबकि एल्कोहल का OH ग्रुप जो होता है इजिली H+ को डोनेट नहीं किया करता है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे फिनॉल के एसिडिक नेचर के। अब मेरी बात समझना ध्यान से। देखो जरा, आपको ये पता है कि फिनॉल H+ देता है और क्या बनाता है? फिनॉक्साइड बनाता है। मतलब कि कोई भी कंपाउंड जो होता है लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। क्या मैंने कहा? कोई भी कंपाउंड जो होता है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनॉल होगा ये वाला ग्रुप ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और फिनॉक्साइड वाला जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? आपका मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ऐसा क्यों सर? अगर ये H+ को डोनेट कर रहा है और इसमें चेंज होने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होना चाहिए। ये क्या है? आपका लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों है? इसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है रेजोनेंस और मेसोमेरिक के बेस पे दी जाती है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मतलब फिनॉल के और फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे, वही फॉर्म उसका ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने क्या कहा? अगर फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे तो फिनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो कंपाउंड जिस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा। चलो जरा समझ लेते हैं, हम लोग बना के देख लेते हैं कौन सा फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जस्ट समझने की कोशिश करना। आप लोगों को रेजोनेंस आता होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कवर करने आते हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे, है ना। अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने तो बहुत बार पढ़े होंगे। अगर नहीं आता है तो पहले सीख लीजिएगा उन्हें। मैंने आपको पढ़ाए भी हैं और मैंने वीडियो क्लास भी दी है रेजोनेंस की, है ना। जब समझने की कोशिश करना आप। देखो जरा, ये ऑक्सीजन है ना, एलाइलिक पोजीशन पे लोन पेयर है ना, रेजोनेंस करेगा, ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा। रेजोनेंस में ऐसा ही होता है, पता है आपको, पता है। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, H यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो एलाइलिक पोजीशन फिर से नेगेटिव है, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्या बनेगा जरा समझिए ध्यान से। यहाँ पे नेगेटिव कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। यहाँ पे फिर से रेजोनेंस होगा। देखो एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, ये इधर ट्रांसफर होगा। देखो रेजोनेंस अगर आपको नहीं आता है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इससे पहले आप लोग क्या करें, रेजोनेंस अच्छे से सीख के इसे पढ़ाएं, है ना। फिर से ये क्या होगा? रेजोनेंस करके इसे बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिनॉल की बताओ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए। अब हम लोग क्या करते हैं, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिनॉक्साइड आयन के, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है ना। इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है। देखो जरा, ये क्या करेगा? डबल टू नेक्स्ट पर, मतलब कि यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव है, क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। क्या बन जाएगा आपका? कुछ इस तरीके से। फिर से आपका रेजोनेंस होगा,
ये यहाँ पे ट्रांसफ़र, ये इधर ट्रांसफ़र। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आ रहा है तो ये समझो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इससे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो रेजोनेंस अच्छे से सीख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा ही आएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ट्रांसफ़र, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता है तो मैंने वीडियो क्लास बना रखी है रेजोनेंस के बेस पे, तो आप क्या करें, रेजोनेंस सीखने के लिए वीडियो क्लास वो देख लें, बहुत अच्छी समझ में आएगा आपको। जस्ट समझने की कोशिश करना आप। देखो फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन जो है में किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है? दोनों के ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर किसी के एक के ज़्यादा होते तो हम बोल देते जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। लेकिन दोनों के ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जस्ट समझने की कोशिश करना। देखो जरा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे सिर्फ अकेला नेगेटिव है, और जहाँ चार्ज सेपरेशन होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम हुआ करती है, तो ये कम स्टेबल होगा। फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिनॉल का जो फॉर्म है वो कम स्टेबल होगा, जबकि फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए फिनॉल चाहता है फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होना। क्या मैंने कहा, फिनॉल चाहता है फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होना। फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या, कब कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड में, जब वो H+ को डोनेट करेगा, तभी वो फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। इसका H+ अगर डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर रखता है। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होते हैं जो H+ को डोनेट क्या करते हैं, फिनॉल भी क्या करता है, H+ को डोनेट करता है, इसलिए ये फिनॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये क्या होगा, फिनॉल आपका एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा ही करेगा, है ना। जस्ट समझो ध्यान से। फिर से मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, अकेला नेगेटिव है। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो इससे समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, देखो जरा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। और आपको ये पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हुआ करता है ना। तो आप इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। किसी तरीके से आप माइंड में सेव करें, आपको सेव हो गया होगा। या समझने की कोशिश करना आप। तो हमने ये कहा आपसे कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, फिनॉल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए फिनॉल जो होता है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है और H+ को डोनेट करता है। समझ में आ गया ना आपको। तो आप अगर बाय द वे एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे, फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं फिनॉल के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल हुआ करते हैं, इसलिए फिनॉल जो होता है एसिडिक कैरेक्टर शो किया करता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल पर अगर कुछ ग्रुप्स ऐड कर दें तो उसके एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। या समझने की कोशिश करना आप। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक फॉर्मूला याद रखें। कैसे, जो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल होता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल जो हुआ करता है वो प्रोपोर्शनल होता है -m इफेक्ट के, माइनस मीसोमेरिक इफेक्ट के, -H इफेक्ट के और -I इफेक्ट के। क्या मैंने कहा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल हुआ करता है वो प्रोपोर्शनल होता है -m इफेक्ट, -H इफेक्ट और -I इफेक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +m इफेक्ट, +H इफेक्ट व +I इफेक्ट। क्या मैंने कहा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल प्रोपोर्शनल हुआ करता है -m, -H और -I, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो +m, +H और +I। इसका मतलब ये हुआ कि -m इफेक्ट, -मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और -इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाया करेगा। अगर +m इफेक्ट बढ़ जाए और +H इफेक्ट और +I इफेक्ट बढ़ जाए तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो ये M का मतलब क्या है, मेसोमेरिक, H का मतलब क्या है, हाइपर कंजुगेशन, I का मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
जैसे समझे ध्यान से, जैसे आपसे कहा जाए बताओ जरा कौन ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल या फिर ऑर्थोक्रिसॉल। ये OH है, CH3 लगाते हैं क्या बन जाता है आपका ऑर्थोक्रिसॉल लग जाता है। अब आप बताओ ऑर्थो पोजीशन पे जो CH3 होता है वो कौन कौन से इफेक्ट शो करता है। CH3 जो होता है प्लस H इफेक्ट शो करता है और प्लस I इफेक्ट शो करता है, पता है ना आपको, पता है। तो बताओ जरा फिनॉल में और इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो जरा इस फॉर्मूले को देखो, जैसे जैसे प्लस H इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस H इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस I इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर जो होंगे क्या होंगे, फिनॉल के डिक्रीज हो जाते हैं। इसमें तो प्लस H प्लस I नहीं है ना, इसमें प्लस H प्लस I है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का ज़्यादा होगा। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। आपसे बोला जाए बताओ जरा कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। आपसे ये कहा जाए, हमने 4 ऑप्शन ले लिया, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको कंपेयर करने में और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आए, है ना। ये आपका A ऑप्शन है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो कंपेयर करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना प्लस M है ना प्लस H है, फिनॉल, इस फिनॉल में कोई भी इफेक्ट नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है, माइनस M इफेक्ट माइनस I इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे देखो पता है ना, मेटा पोजीशन पर सिर्फ एक इफेक्ट वर्क करता है, उसका नाम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, पता है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है, हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं करता है, कौन सा इफेक्ट वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है, माइनस I इफेक्ट है। यहाँ पे बताओ पैरा पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप कौन से इफेक्ट शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो क्या करते हैं, प्लस H भी शो करेगा और प्लस I भी शो करेगा ही करेगा, ठीक। अब जरा बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके IIT नीट PSC में आया करते हैं, आप लोग ध्यान से समझना, है ना। बताओ जरा A B C में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप कहेंगे B होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि माइनस M और माइनस I दोनों है, माइनस M और माइनस I की प्रेजेंस में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल बढ़ जाया करते हैं। B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद कौन सा होगा, कहेंगे C सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद कौन सा होगा, देखो यही तो रहेगा A और D। D में प्लस H प्लस I है, प्लस H प्लस I है, इसकी प्रेजेंस में एसिडिक कैरेक्टर घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जबकि A में ऐसा कुछ नहीं है, तो A होगा, उसके बाद D होगा। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, D का होगा। बात समझ में आ गई ना आपको। चलो और करते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे ये कहा जाए बताओ जरा एसिडिक कैरेक्टर बताइएगा, आपको एसिडिक कैरेक्टर बताना है। ये A है, ये B है, ये C है। देखो जरा सारे पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप है, ये CH3 है, H के आइसोटोप से ही तो है, D और T, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपको पता है कि पैरा पोजीशन पर ये जो होते हैं ये वाले, ये प्लस H इफेक्ट शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करते हैं। तो आपको ये पता है CH3 और CD3 और CT3 में हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, CH3 का, उसके बाद CD3 का, उसके बाद CT3 का होता है। और प्लस H इफेक्ट की प्रेजेंस में एसिडिटी और फिनॉल्स जो हुआ करते हैं वो घट जाते हैं, ठीक है। अब जरा समझे ध्यान से, यहाँ पे प्लस H है, प्लस I भी है, ठीक है, प्लस H है, प्लस I भी है, प्लस H है और प्लस I भी है। और आपको ये पता है कि जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में सीनियर ग्रुप हुआ करता है। ये हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो एसिडिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक। चलो ध्यान से देखें जरा, अगर बाय द वे 2 ग्रुप दिए जाए, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, आपको कंपेयर करना हो तो आप किसी इंपॉर्टेंस देंगे, सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन को, ठीक। यहाँ पे देखो ये CH3, CD3 और CT3, इनका हाइपर कंजुगेशन ये ऑर्डर होता है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, A में। सबसे कम हाइपर कंजुगेशन किस में होगा, B में, है ना। सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन A में, सबसे कम हाइपर कंजुगेशन B में। तो अगर हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है, प्लस H सबसे ज्यादा है, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल सबसे कम होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होंगे आपके, एसिडिक कैरेक्टर जो होंगे
एच डी करेक्टर जो होंगे वो किसके सबसे ज़्यादा होंगे, जिसमें सबसे कम हाइपर कंजुगेशन होगा। सबसे कम किस में, बी में, उसके बाद सी में, उसके बाद ए में। एच डी करेक्टर क्या होगा आपका, बी सी ए होगा। और क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, आपसे ये कहा जाए, ये फिनॉल है, ये मेटा पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है, ये हो गया, बी ये हो गया। चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। देखो जरा, ये फिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल है। सबसे पहले इफेक्ट देखो, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इफेक्ट देखना होता है। माइनस आई है ना, मेटा पोजीशन पे है, ये क्या है, माइनस एम है, और कौन सा है, माइनस आई है। यहाँ पर क्या है, माइनस एम है, माइनस आई है, लेकिन एक फैक्टर वर्क करता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपको पता ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। H+ यहाँ से निकलना मुश्किल, क्योंकि ये जुड़ गया एक दूसरे में। ये NO2 जो होता है H को छोड़ता ही नहीं है, कि आप नहीं जा सकते इतनी आसानी से। ऐसा नहीं होता कि H+ जाता नहीं है, लेकिन आसानी से नहीं निकलता। लेकिन यहाँ से जो होता है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, यहाँ से H+ इजीली निकल जाता है इसकी तुलना में। तो सबसे ज्यादा एच डी करेक्टर किसके होंगे, जिसमें माइनस एम इफेक्ट होगा। माइनस एम दो में है, दो में माइनस एम इफेक्ट है, सी और डी में। लेकिन यहां से तो H+ मुश्किल से निकलता है इसकी तुलना में, तो यहां से H+ का निकलना आसान हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एच डी करेक्टर किसके होंगे, एच डी करेक्टर जो होंगे सबसे ज्यादा वो किसके होंगे, डी के। उसके बाद किसके होंगे, सी के। उसके बाद माइनस आई वाले होंगे, बी के। और सबसे कम किसका होगा, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी माइनस एम नहीं है, कोई भी माइनस आई नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, तो लास्ट किसके होंगे, ए का। समझ में आ गया ना आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये फिनॉल है आपका। अगर आपसे ऐसा कुछ कह दिया जाए, बताओ जरा, CH3 है ये यहाँ पे, बताओ मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं, कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ये प्लस आई है, प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस आई है। मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। प्लस आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा, मैंने आपकी फॉर्मूला लिखा था आपको, है ना। प्लस आई इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसमें एच टी करेक्टर कम हो गया, और जिसमें कम होगा प्लस आई इफेक्ट उसके एच टी करेक्टर ज़्यादा होंगे। प्लस आई इफेक्ट जो होता है इसका CH3 के सबसे कम होता है। पता है ना आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस और मेसोमेरिक में प्रॉब्लम है, तो हमने सारे टॉपिक विद डिटेल में कवर किए हैं, क्वेश्चंस के साथ कवर किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर टॉपिक मिल जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल जाएगा, हाइपर कंजुगेशन मिल जाएगा, रेजोनेंस भी मिल जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए यहाँ पे देखें, अब देखो जरा, इसका सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो एच डी नेचर अगर हम ए इसे लें, बी इसे लें और सी इसे लें, तो एच डी नेचर किसका होगा, ए का सबसे ज़्यादा होगा। एच डी नेचर लिख देते हैं, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा, ए का। उसके बाद बी का, सबसे कम किसका होगा, सी का। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर आपसे ये कहा जाए, बताओ जरा कौन जाता हूँ, एच टी क्या, तो आप तुरंत ही बोलेंगे सर हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से निकाल लो। अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा का, ये देखो डबल बॉन्ड होता है ना, और डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम होगी वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम होगा, प्लस एच इफेक्ट कम होगा। और जहाँ प्लस एच इफेक्ट कम होगा वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो एसिडिटी इसकी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में। समझ में आ रहा है ना आपको। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। ये आपका बी है, यहाँ पे हम सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, क्या है ये पिक्रिक एसिड है, ठीक है, बहुत फेमस कंपाउंड है। ये कौन सा है, सी। एच डी करेक्टर बताइएगा, एच डी नेचर।
एस्टिक नेचर आपको पता होगा, ये माइनस एम है ना, NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम माइनस एम माइनस एम, यहाँ पर माइनस एम है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस आई है, कहाँ है ये, मेटा पोजीशन पे है। तो सबसे ज़्यादा एस्टिक करेक्टर किसके होंगे, जिसमें माइनस एम सबसे ज़्यादा हो, सी का। उसके बाद किसके होंगे, माइनस एम वाले का, ए का। सबसे कम किसके होंगे, माइनस आई वाले का, बी का। आपको दिख रहा होगा ना, हाँ आपको दिख रहा है, मेरी बात सुने। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आप लोग क्या करें, अगर आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चंस और मिले आप लोगों ने सॉल्व करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, है ना। दूसरी बात है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सीखना है तो इन इफेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं आप लोग, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चीज़ समझ में आएगी। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स का टॉपिक जो है पूरा रेजोनेंस, मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर होता है। इसलिए अगर ये सब चीज़ नहीं आती है तो आप क्या करें, इंडक्टिव इफेक्ट भी मैंने पढ़ाया है, हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ाया है, रेजोनेंस, मेसोमेरिक सब कुछ पढ़ाया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप वहाँ से वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।